जजेस के अपॉइंटमेंट के सारे अधिकार कॉलेजियम सिस्टम द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 5 प्रमुख फर्स्ट या 3 उसमें बड़े और दूसरे 2 5 जजेस के हाथ में लिया, तो ये क्या प्राइवेटाइजेशन नहीं है क्या? ये जो जुडिशरी का एक तरह से हम ही अपनी सारी बातें मैनेज करेंगे, क्या जुडिशरी का प्राइवेटाइजेशन हुआ है क्या इंडिया में? अभी तक तो नहीं हुआ ना। जुडिशरी का क्या निजीकरण हुआ है क्या? जजेस समझते हैं कि सारा मामला हम ही आपस में देखेंगे। दिल्ली में इतना करोड़ रुपए की धनराशि जज के घर में मिलती है, तो उसके सारे फैसले जो आज तक दिए, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बोली का हुआ है भाई कि उनको कोई भी आप पनिशमेंट लेवल पर कोई लागू नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के कैपेसिटी में चीफ जस्टिस तो आराम से कर सकते हैं। ये जो राम मनोहर जी का ये जो फैसला आया, हम सारे लोगों ने उसको कंडेम करना चाहिए, उसकी निर्भत्सना करनी चाहिए कि इतना घटिया दृष्टिकोण लेकर अगर कोई जज अपना फैसला सुनाता है तो उनको कंडेम करने का हक और अधिकार हर नागरिक को है। भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन रिपब्लिक। जब बाबा साहब ने संविधान सभा में जब संविधान को प्रस्तुत किया, पेश किया, आखिरी भाषण 25 नवंबर 1949, उन्होंने कहा था, बहुत महत्वपूर्ण, इतना विस्तृत व्याख्यान है कि हर बिंदुओं को अगर हाईलाइट किया जाए तो पूरी किताब हर बिंदु पे लिखी जा सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण लाइन मैं आपको सुनाता हूँ कि कोई भी संविधान भले कितना अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग बुरे हुए तो संविधान बुरा ही होगा। कोई भी संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर लागू करने वाले लोग अच्छे हुए तो वो संविधान अच्छा ही होगा। आजकल कुछ जजों के स्टेटमेंट और कैश एक्ट होम कांड चर्चा में है, और आज जो पार्लियामेंट में 2018 के बाद कितने जजों की नियुक्ति है वो भी चर्चा में है। जजों की जातियां भी चर्चे में, 78% सवर्ण है और 5% में SC ST और माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी मतलब मुसलमान नहीं, माइनॉरिटी मतलब टोटल माइनॉरिटी। पी विल्सन साहब ने पूरा महत्वपूर्ण मसला उठाया कि कैसे रोस्टर को मैनिपुलेट किया जा रहा है और आरक्षित सीटों पर जो है जनरल कैटेगरी की अपॉइंटमेंट। बहरहाल, Constitution of India has provided road map for reconstruction of India. Dr. Suresh Mane. Reconstruction in what ways, in what direction, what will be the nature, ये सब तमाम सवाल इसमें छुपे होंगे। चर्चा इसी विषय पर आज होगी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ सुरेश माने साहब है, बहुत लंबे अंतराल के बाद, और ये स्पष्ट है कि संविधान पर बुद्धिज्म की छाप रही है। समानता, बंधुता, न्याय, तमाम जो आइडिया है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं है, वो बुद्धा से आया है। और बहुत सारे प्रतीक जो लिए गए थे, जिस पर कई बार मैं वीडियो में कह चुका हूं, चाहे अशोक चक्र हो, तमाम ये प्रतीक बुद्धिज्म से ही लिए गए थे और कोई विरोध उस समय संविधान सभा में इसको लेकर नहीं हुआ था। संविधान को लेकर काफी पिछले लोकसभा में भी काफी चर्चा रही, अभी भी चर्चा जारी है कि संविधान को खतरा है, तमाम ये बातें। चर्चा इसी विषय पर माने साहब के साथ। स्वागत है सर। जय भीम। जय भीम प्रोफेसर। जैसा अभी आपने एक लंबी पार्श्वभूमि आपने रखी कि संविधान का दायरा क्या, संविधानकर्ताओं का दृष्टिकोण क्या, न्यायपालिका की भूमिका कौन सी, पॉलिटिकल क्लास का रोल क्या होगा, ये सारी बातें संविधान सभा में जब चर्चा हुई तब ये क्लियर किया गया था कि भारतीय संविधान एक नए समाज की रचना करने का एक रोड मैप है, एक डॉक्यूमेंट है। और ये डॉक्यूमेंट सिर्फ गवर्नेंस का नहीं है, बल्कि गवर्नेंस किस दिशा में, किस आधार पर, और उसमें जिसका अभी आपने जिक्र किया, न्यायपालिका को लेकर भी एक लंबी बहस हुई, चर्चा हुई। और न्यायपालिका का रोल क्या होना चाहिए, इस बात की जब चर्चा हो रही थी तो कई लोगों के दिलो दिमाग में ये था कि चुने गए
राज प्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि, इनकी आवाज अंतिम होगी। कुछ लोगों ने कहा कि जुडिशरी की आवाज अंतिम होगी, जी और संविधान कर्ता खास करके बाबा साहब ने कहा कि अंतिम आवाज संविधान की होगी, ना न्यायपालिका की, ना गवर्निंग क्लास की या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि संविधान की आवाज, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आवाज है, जी वो लगभग कम सुनाई देती है और अन्य आवाजें बड़े पैमाने पे सुनाई देती है, चाहे ये न्यायपालिका की आवाज हो, चाहे लेजिस्लेटिव बॉडीज या संसद की आवाज हो। हालांकि हम ये भी मानते हैं संवैधानिक ढांचा के अनुरूप न्यायपालिका को अधिकार तो है संविधान का विश्लेषण, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करने का, और ये जो विधायिका है, संसद है, विधानमंडल है, इनको नए कानून बनाने का अधिकार तो है। लेकिन क्या वो संविधान के विपरीत कोई कानून बनाना या कोई विश्लेषण करना, क्या ये संविधान से सुसंगत है, क्या अनुरूप है? और उसका जवाब ना करके है, ये बिल्कुल अनुरूप नहीं है। और यही तथ्य को दो चीजों ने अभी लगातार हमारे सामने खुलकर लाया। वो एक है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर मिश्रा। जी अब नाम तो बहुत प्यारा लगता है, हम्म, राम भी है, मनोहर भी है, मिश्रा भी। लेकिन मिश्रा भी है। लेकिन उनका जो जजमेंट जो एक यौन उत्पीड़न मामले में आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का, वो जजमेंट पढ़ के कई लोगों की बड़ी हैरानियत हुई। और हैरानियत इस मुद्दे से नहीं हुई कि उनका जजमेंट क्या है, हैरानियत इस मुद्दे से हुई कि ऐसे लोग जजेस कैसे बन जाते हैं। ये लोग जो भारतीय संविधान समाज की पुनर्रचना करने का दायित्व संभाला हुआ है, उसको परिभाषित करने का जिम्मा जिनके कंधों पर है, जी कितने वो कंधे कमजोर है, कितने वो कंधे नाकाबिलियत है। और जब वही कंधे, जब मैं कंधा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तो अमेरिका में ये कहा गया था कि जुडिशरी विल बी अ व्हीकल ऑफ अ नेशनल लाइफ, एक प्रवाह को बरकरार रखने वाला काम जुडिशरी का होगा। तो ये राम मनोहर मिश्रा जी का जजमेंट जब आया, तो उसके पहले भी दो तीन जजमेंट तो आए ही थे। एक राजस्थान का भौरी देवी मामले में आया था जी कि अपर कास्ट कैन नॉट कमिट अ रेप ऑन अ लोअर कास्ट वुमेन, इस तरह का वो था। फिर एक मध्य प्रदेश के जजेस में उनको मोरनी के आंख से निकलने वाले आंसू, उससे गर्भधारणा होती है, इस तरह की नई इन्वेंशन एंड डिस्कवरी कोई जज महोदय ने की थी। तो ये जब ऐसा देखने को मिलता है ना, तो ये हैरानी होती है कि ये लोग सचमुच जजशिप के लिए काबिल है, और काबिल नहीं होते तो उनको कौन बनाता है जजेस, कैसे बनते ये लोग जजेस। और जी ऐसे लोग अगर जजेस बनेंगे तो पॉलिटिकल क्लास से ही संविधान को खतरा नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों से भी खतरा है। इस बात को भी बहुत बड़े लेवल पे समझने की जरूरत है। इसलिए सबसे पहले ये जो राम मनोहर जी का ये जो फैसला आया, हम सारे लोगों ने उसको कंडेम करना चाहिए, उसकी निर्भत्सना करनी चाहिए कि इतना घटिया दृष्टिकोण लेकर अगर कोई जज अपना फैसला सुनाता है, तो उनको कंडेम करने का हक और अधिकार हर नागरिक को है, देश के प्रत्येक नागरिक को है। और जी इसी के चलते जो माहौल बना ये जजमेंट आने के बाद, और वो उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, विवरण का जो इस्तेमाल किया, वर्णन जो किया कि एक लड़की को किसी एक आइसोलेटेड जगह पे लेके जाना, उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करना,
या उसके कपड़े मारा तोड़। उतारने की कोशिश करना, ये भी अटेम्प्ट टू रेप की परिभाषा में नहीं आता है। तो मुझे यहाँ एक बात याद आती है, प्रोफेसर, मैं स्टूडेंट था और महाराष्ट्र में एक ट्राइबल लेडी के ऊपर, मथुरा नाम के लेडी के ऊपर रेप हुआ था और वो पुलिस स्टेशन में हुआ था, पुलिस स्टेशन में हुआ था और उसको, उन आरोपियों को कोर्ट ने छोड़ा था और छोड़ते वक्त ये कहा था कि उस लड़की ने पुलिस स्टेशन में रेसिस्टेंस नहीं किया, विरोध नहीं किया। अब बेचारी ट्राइबल लड़की पुलिस स्टेशन में, उसके ऊपर रेप होता है तो वो कितना विरोध करेगी। मथुरा नाम की केस है वो। और तब मुझे पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर था, उसने ये कहा था कि जब तक ऐसे परिभाषा करने वाले लोगों के लड़की के ऊपर या उनके नजदीक वालों के ऊपर अगर ऐसा यौन उत्पीड़न का मामला नहीं होता, तब तक ये लोग ये भाषा नहीं समझ पाएंगे। मतलब एक अच्छे प्रोफेसर द्वारा ये टिप्पणी मैंने अपने छात्र जीवन में सुनी थी। इसका मतलब पब्लिक एंगर कितना होगा। क्या न्यायमूर्ति पदों पर विराजमान बैठे लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी छोड़िए, नॉर्मल इंसानियत की मोरालिटी, एक सेंसिटिविटी, एक सभ्यता का दायरा, जिसका भी आचरण करने की क्षमता उन लोगों ने में नहीं है, वो लोग क्या संविधान का इंटरप्रिटेशन करेंगे? ये बड़ा सवाल है। और इसलिए अच्छा है कि लेट सही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले को, ये जो टिप्पणी की थी उनकी, उसको जजमेंट से हटवा दिया। लेकिन इससे क्या काम बनेगा? मैसेज तो चला ही गया ना, सिर्फ मैसेज तो टिप्पणी, मैसेज चला गया, लेकिन ऐसे जजों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? सरकारी बाबू कोई भी अगर गलती करता है तो आप उसको मेमो देते हो, उसको दंडित करते हो। जजेस ऐसी कौन सी होली काऊ है भाई कि उनको कोई भी आप पनिशमेंट लेवल पर कोई लागू नहीं करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के कैपेसिटी में चीफ जस्टिस तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चीफ जस्टिस के पास है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीइंग द हेड ऑफ द जुडिशरी उनके पास है। तो इन्होंने ये अभी तक इन लोगों ने नहीं किया और ये नहीं करने के कारण ऐसे प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। यही बात ये जो दूसरे जज निकले वो भी फिर उत्तर प्रदेश से ही है, यशवंत। अब ये इत्तेफाक देखिए, दोनों यूपी के ही है और दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही है। तो उत्तर प्रदेश के जजेस सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत कुछ शेखर वर्मा का भी, शेखर यादव का भी स्टेटमेंट था, आपको याद होगा। शेखर के पास मैं आता हूँ, ये पहले यशवंत वर्मा जी को निपटता हूँ, क्योंकि ये यशवंत वर्मा भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही आते हैं, यूपी से ही आते हैं। अब देखो, मैं जो बात कर रहा था कि ऐसा गंभीर मिसकॉन्डक्ट करने वाले के जजेस के ऊपर जुडिशरी कोई शिकंजा नहीं अपना सकती। जैसे देखो, घटना लगभग दिल्ली की जो है वो 10-12 दिन पहले हुई है और 12 दिन के बाद उसकी खबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिली। अब वाकया दिल्ली में हुआ, घटना दिल्ली में घटी, दिल्ली हाईकोर्ट के यशवंत वर्मा जज थे। अब दिल्ली में रहने वाले जज की इतनी सारी खबर, 12 तारीख को घटना होती है और 12 दिन के बाद वो चीफ जस्टिस के पास जाती है। चैनल तो आते हैं, न्यूज़पेपर तो आते हैं। अब ये आने के बाद भी ऐसे जजेस का सिर्फ ट्रांसफर करने से क्या होगा? ट्रांसफर, कोई कहेगा कि नहीं नहीं, ये इतनी बड़ी पावर नहीं है, क्योंकि इम्पीचमेंट प्रोसेस बड़ी लंबी है, कानूनी रूप से लंबी है। संविधान कर्ताओं ने इसलिए दी थी क्योंकि अच्छे जजेस बेबाक होकर पूरे इंडिपेंडेंस के साथ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन उनका काम है, उसको वो न्याय दे दे, इसलिए उनको आज़ादी और स्वतंत्रता बहाल की है, निसंशय की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जजेस के घर में करोड़ों के जायदाद मिले, पैसा मिले, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है,
और कोड ऑफ कंडक्ट जजेस के मामले में ये क्लियर है कि जिस दिन आपकी जजेस की अपॉइंटमेंट होगी आपको अपने एसेट्स और लायबिलिटी डिक्लेयर करने हैं। लेकिन कई जजों ने देश में अभी तक नहीं किए, हार्डली मुझे लगता है 500 550 जजेस है टोटल, उसमें हाईकोर्ट के 97 98 जजों ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन किया। क्यों भाई, बाकी जजेस अपने प्रॉपर्टी क्यों डिक्लेरेशन नहीं करते? क्या उनको दिक्कत है? और अगर नहीं करते तो कोई मैकेनिज्म नहीं कि उनको ये बंधनकारक बनाया जाए? चीफ जस्टिस को ये पावर नहीं कि आप अपना भाई एसेट्स एंड लायबिलिटी डिक्लेयर करिए? ये जो जुडिशरी का एक तरह से हम ही अपनी सारी बातें मैनेज करेंगे। क्या जुडिशरी का प्राइवेटाइजेशन हुआ है क्या इंडिया में? अभी तक तो नहीं हुआ ना। जुडिशरी का क्या निजीकरण हुआ है? क्या जजेस समझते हैं कि सारा मामला हम ही आपस में देखेंगे? दिल्ली में इतना करोड़ रुपए की धनराशि जज के घर में मिलती है, तो उसके सारे फैसले जो आज तक दिए, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? उसका रिव्यू होना चाहिए। उसका फैसला, इसके पहले देखो एक मेडिकल काउंसिल के बारे में भी एक यादव नाम का जज था दूसरा, उसके पास भी घर में बेड में सारा पैसा धन मिला था, और ये अंत में पता चला कि मेडिकल काउंसिल संबंधित कुछ फैसले देने के मामले में ये सारी धनराशि इकट्ठा हुई थी। तो आज साधारण आदमी कैसा भरोसा रखेगा न्यायपालिका के लिए? जब पॉलिटिकल क्लास से जब आशाएं कम होती है तो देश का साधारण नागरिक जुडिशरी की तरफ देखता है, और जुडिशरी में अगर ऐसे करप्ट लोग रहेंगे तो पूरा पूरा संवैधानिक ढांचा लगभग गिरने की नौबत है। थियोरेटिकल लेवल में संविधान का ढांचा क्या है इसकी चर्चा होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये ढांचा गिराने की बात है। अब 12 दिन के बाद वो कमरा जज का, वो आउटडोर वाला उसके बंगले का, 12 दिन के बाद पुलिस सील करती है, पंचनामा नहीं करती। कौन सा तरीका है भाई ये? हाईकोर्ट का जज इतना बड़ा आदमी हो गया कि उसके घर में अगर आग लगी है, नोटों की बोरियां मिल रही, तो उसका पंचनामा नहीं होगा? क्या वो कमरा सील नहीं होगा? मतलब साधारण पुलिस केस के जो इन्वेस्टिगेशन के तौर तरीके, इसको बिल्कुल ताक पर रखना क्योंकि वो एक हाईकोर्ट का जज है, तो ये कौन सा सिस्टम है भाई? इस सिस्टम से तो न्याय व्यवस्था नहीं चलेगी ना। और अगर न्याय व्यवस्था कोलैप्स होती है तो बचता क्या है? और जैसे राम मनोहर मिश्रा एक है, फिर ये दूसरे वर्मा आ गए, और फिर तीसरे वो शेखर यादव जिसका आपने जिक्र किया, वो तो माफी भी मांगी नहीं उन्होंने। उनके अपने बयान के बाद उन्होंने खुलकर कहा कि ये देश मेजॉरिटेरियन रूल, इच्छा, विल, उसके हिसाब से चलना चाहिए, जो बिल्कुल गैर संवैधानिक है, संविधान की बिल्कुल ये खिलाफ है। ऐसे जजेस हाईकोर्ट में बचे रहेंगे? कम से कम इस सारे मामले में ये तो अच्छा हुआ प्रोफेसर कि ये वर्मा जी की ट्रांसफर कॉलेजियम सिस्टम के लोगों ने अभी की किधर? दिल्ली से किधर की? इलाहाबाद। और इलाहाबाद के वकीलों ने इसका पुरजोर विरोध किया। उनका अभिनंदन करना चाहिए। उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ये डस्टबिन है क्या? कचरे फेंकने की कुंडी है क्या? मतलब ऐसे सारे भ्रष्ट जजेस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में आप भेज देंगे तो ये तो ठीक नहीं। और उन्होंने स्ट्राइक पे है, वो हड़ताल पे है। तो मुझे लगता है ये मामला भी बहुत गंभीर और पेचीदा बनता जा रहा है। पहले तो सारे जजेस, इनकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये डिक्लेयर होनी चाहिए। देश में एक लोकायुक्त का कानून है, उसके दायरे में ये सारे जजेस भी आते हैं क्योंकि जजेस भी पब्लिक सर्वेंट है। और लोकायुक्त जो कानून है उसका जो दायरा है उसमें हर कोई पब्लिक सर्वेंट आता है। तो जजेस कौन से ऐसे विशेषता है उनके पास? तो आज तक जो हमने जजेस को एक होली काऊ का रूप दिया है ना, वो होली काऊ का रूप देना बंद कर देना चाहिए। दे आर ऑल्सो गवर्नमेंट सर्वेंट, they are also receive the salary and everything from the taxpayer money, and they should function openly, transparent manner. उनका जो जुडिशियल फंक्शनिंग का काम है,
ये बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। और ऐसे जजेस को कम से कम सख्ती के रजे पर भी भेज सकते हो। जब आपको काम ही नहीं देते, काम नहीं देते तो तनख्वाह नहीं देना चाहिए ना। सिर्फ काम नहीं देंगे और तनख्वाह देंगे तो कोई जज बोलेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वैसे भी इनकी तनख्वाह तो कोई कम नहीं है। तो इस हालात में अब जो सवाल उठे हैं वो दो महत्वपूर्ण सवाल है। वो दो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने का जो फैसला था उसको खारिज किया और जजेस के अपॉइंटमेंट के सारे अधिकार कॉलेजियम सिस्टम द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 5 प्रमुख फर्स्ट या 3 उसमें बड़े और दूसरे 2 5 जजेस के हाथ में लिया। तो ये क्या प्राइवेटाइजेशन नहीं है क्या? ये निजीकरण नहीं है क्या? दुनिया में खुद जजेस अपनी अपॉइंटमेंट नहीं करते, अपनी नहीं करते कहीं भी किसी भी देश में। तो ये भारत का कौन सा मॉडल है? और इसलिए आज वेणुगोपाल जैसे एक बड़े सीनियर एडवोकेट ने भी टाइम्स में या किसी अखबार में एक आर्टिकल लिखा है कि अभी 2015 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है नेशनल जुडिशियल कमीशन को रिजेक्ट करने का, उसके बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट मस्ट रिविजिट 2015 जजमेंट। तो ये जो एक तरफ से पूरी जुडिशरी हमारी होगी, हम जो बताएंगे वही होगा, हम जो सिलेक्ट करेंगे वही जज बनेगा, सीनियर काउंसिल बनेगा, ट्रांसफर हम जो करेंगे, तो फिर 78% सवर्ण जजेस, 18 हाँ के बाद हाई कोर्ट में 78% सवर्ण जजेस। ये तो ये जो सारा मामला यही देखेंगे तो फिर ये जो वर्मा जस्टिस हो या ये राम मनोहर हो, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या चीफ जस्टिस लेंगे? क्या उनको अपॉइंट करने वाला कॉलेजियम के 5 लोग जजेस है वो जिम्मेदारी लेंगे? और जिम्मेदारी लेने के बाद जैसे पॉलिटिक्स में इस्तीफा देना पड़ता है वैसे जुडिशरी से ये लोग इस्तीफा देंगे? मोरली उनको इस्तीफा देना चाहिए ना फिर। और ये जो आपने अभी जो बात कही कि 2 दिन पहले, कल ही शायद, कि ये मामला जब आने के बाद लोकसभा में किसी सांसद ने सवाल पूछा कि ये पिछले 2014 से जितनी भी अपॉइंटमेंट हुए हाईकोर्ट के, उसमें जी कौन कौन से समाज के वर्ग के कितने जजेस हैं, और फिर उसमें आंकड़े जो लॉ मिनिस्टर मेघवाल जी है उन्होंने डेटा दिया। और उन्होंने डेटा देते वक्त कहा कि मेजॉरिटी ये अपर कास्ट तबके से आते हैं, माइनॉरिटी बहुत छोटा है 5-6%, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ये मुस्लिम्स वगैरह, ये सारे मिलके 6% से ऊपर नहीं है। तो जुडिशरी का एक तरह से प्राइवेटाइजेशन ही है। और अगर 94% जजेस अपर कास्ट कम्युनिटी से आते हैं तो हम तो ये नहीं कहेंगे, आप भी नहीं कहेंगे कि अपर कास्ट मतलब करप्ट होना, ऐसा कोई नहीं कहेगा। लेकिन जब ये विशेष वर्ग के जजेस वहीं से आते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट देखिए, फिर इंडिया की जो सीक्रेट्स होती है वो लीक करने वाले लोग देखिए, वो कौन से तबके से आते हैं, कौन वहां तक पहुंचता है, ये जब देखा जाता है तो बड़े गंभीर मामले सामने आते हैं। और इसीलिए ये जुडिशरी को भी ब्रॉड बेस करने की जरूरत है। और ये ब्रॉड बेस करने के लिए जब तक ये कॉलेजियम सिस्टम रहेगी ये ब्रॉड बेस नहीं होगा, क्योंकि कॉलेजियम मतलब एक तरह से निजीकरण है। और मुझे लगता है कि अब खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्योंकि कॉलेजियम में बड़ी भूमिका सुप्रीम कोर्ट के पहले 5 प्रमुख जजेस की होती है, ये अपनी पावर खोना नहीं चाहते, ये अपनी प्रेस्टीज खोना नहीं चाहते। उनके हाथ में जो लगी हुई ये एक अनलिमिटेड, अनफेटर्ड पावर है, अनकंट्रोल पावर है, वो खत्म नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे लगता है कि शेखर यादव के बाद, ये वर्मा इनके बाद, और ये राम मनोहर मिश्रा इनके बाद, ये जो कॉलेजियम में बैठे हुए जो भी लोग हैं उनको दोबारा सोचना चाहिए। और उन्होंने व्यक्तिगत अहंकार और अपनी खुद की पावर को त्याग कर
भारत को एक अच्छे संवैधानिक ढांचे की जरूरत है, एक कामयाब न्यायपालिका की जरूरत है, एक इफेक्टिव जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत है। ये महसूस करके उन्होंने खुद इसका कॉग्निजेंस लेकर नेशनल ऑनेस्ट जुडिशरी, ऑनेस्ट खुद ऑनेस्ट जुडिशरी। ऑनेस्ट जुडिशरी खुद इन्होंने सू मोटे लेना चाहिए। जैसे ये मिश्रा के मामले में सू मोटू कॉग्निजेंस, सू मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लिया, खुद लिया, ऐसा नहीं कि उनके सामने कोई केस आई थी। उसी तरह वर्मा के भी मामले में जस्टिस खन्ना इन्होंने दखल अंदाजी तो दी है, लेकिन सिर्फ ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा। ये कॉलेजियम सिस्टम से गलत तरीके के, गलत कैलिबर के लोग जब तक जुडिशरी में है, तो जुडिशरी पावरफुल हो सकती है लेकिन इफेक्टिव नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशनली परिणामकारक नहीं होगी। और इन तमाम मामलों को देखने के लिए एक बड़ा उलटफेर करने की जरूरत है। लेकिन पावर में बैठे हुए लोग, चाहे संसद में बैठे हुए लोग, चाहे जुडिशरी में बैठे हुए लोग, ये बड़े भारी बदलाव के लिए कितना तैयार होंगे, ये एक बड़ा नहीं, सवाल है। संसद और विधानसभा वाले लोग तो आंसरेबल हैं, अकाउंटेबल हैं, 5 साल बाद उनको जाना पड़ता है वोट मांगने। लेकिन नहीं, इस जुडिशरी तो अथाह पावर है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या आपको लग रहा है माने साहब, ये कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इंटरफेयर कर रही है पूरे सिस्टम में? एक्चुअली आपने जो मुद्दा उठाया वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को लेकर काफी डिस्कशन तो होते रही है, लेकिन अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी की मैकेनिज्म अभी तक फिक्स नहीं हुई है, उसकी कोई मैकेनिज्म नहीं बनी है, वो अभी भी कोलिजियम दायरे में घूम रही है। नंबर एक। नंबर दो, आपने जो कहा कि क्या जुडिशरी के ये सारे कारोबार में कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कोई व्यक्ति, कोई संस्था दखल अंदाजी दे रहा है, तो पिछले 2-4 साल में जो जजमेंट आ रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है, दखल अंदाजी दे रहा है। और 2-4 साल से नहीं है, इवन अयोध्या वर्डिक्ट जब आया, अयोध्या का जो फैसला आया, तभी से ये बड़े पैमाने पे इसकी शंका आने लगी है। इतनी शंका आने लगी है कि बीच में किसी ने एक आर्टिकल लिखा था कि जजेस ये खुद अपने जजमेंट लेते हैं या और कोई लिख के देता है, ये भी किसी ने सवाल उठाया था। मतलब अगर यही वास्तविकता होगी तो फिर हम तो ये नहीं कहेंगे कि गॉड सेव द कंट्री, क्योंकि फली नरीमन इन्होंने कहा है कि गॉड सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, गॉड सेव द जुडिशरी, क्योंकि उनकी गॉड की धारणा है। लेकिन मैं वो भी नहीं कह सकता क्योंकि मेरी गॉड की कोई धारणा नहीं है, लेकिन यही कह सकता हूँ कि who will save the, let the people save the yeah, constitution and correct, judiciary. वही वही सवाल है कि who will save, कौन सेव करेगा, और सेव करने का जिम्मा, वही मैं कह रहा हूँ फिर कि जैसे आपने शुरुआत में ही बाबा साहब की बात कही, उसी तरह अमेरिका में एक बड़ा जज हुआ जस्टिस हैंड नाम का, और उसने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा कि जब लोगों का कॉन्शियस मरा होता है, लोगों की संवैधानिक संस्कृति मरी होती है, तो कोई कानून, कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई सरकार कोई काम की नहीं होती। और अगर लोगों में ही वो कॉन्शियस जिंदा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर जिंदा है, तो फिर कोई भी अदालत हो ना हो, पॉलिटिकल क्लास का कोई हो ना हो, वो अपने आप बन जाती है। तो भारत के लोगों को इस लेवल पर अब पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि जब जुडिशरी को भी लास्ट रिसोर्ट हम कहते थे, आखिरी रास्ता, जब आखिरी रास्ता भी अगर इतना गंदा और घिनौना होने लगा है, तो लोगों को मजबूरन सोचना पड़ेगा, हुक्मरानों को भी सोचना पड़ेगा, और जो भी देश के बारे में सोचता है उस हर नागरिक को सोचना होगा कि ये ना हो तो फिर क्या होना चाहिए। शुक्रिया सर, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और दोस्तों, हैं डॉक्टर सुरेश माने साहब हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, अपनी एक पार्टी भी चलाते हैं, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। पूरी बात सुनिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू।
जय चलो भीम। शुक्रिया, थैंक यू, जय भीम।